पहले हम आपको उन आदमखोर भेड़ियों के बीच में ले जाएंगे जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने देखते ही देखते गोली मारने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का एक समूह लगातार 35 गांवों के लोगों पर हमला कर रहा है और अब स्थिति यह हो गई है कि इनमें से कई गांवों में लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। लोग अपने अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं और वो दूसरे जिलों में रहने के लिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि जो लोग बेघर हैं या जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, जहां भेड़ियों के हमलों का सबसे ज्यादा खतरा है, उन इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इन भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। वन विभाग का कहना है कि ये भेड़िए बहराइच के जिस वन क्षेत्र में रहते थे वहां बाढ़ के कारण इस समय पानी भरा हुआ है और इसी वजह से भेड़िए बहुत खूंखार हो गए हैं और वो अपने इलाके को बदलने के लिए मजबूर हैं, वहां से भागने के लिए मजबूर हैं और इसी मजबूरी में वो इंसानों को अपने लिए खतरा मानकर उन पर हमला कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि पहले इंसान ने जानवरों के इलाकों पर कब्जा कर लिया और अब ये जानवर वापस इंसानों के इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। इसके अलावा ये भेड़िए शिकार न मिलने के कारण भूखे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। और कल भी बहराइच में एक बच्चे पर भेड़िए ने ऐसे ही हमला किया है। अब इन भेड़ियों से बचने के लिए अलग अलग गांवों में हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुरू हो गया है। लोगों में ऐसा अंधविश्वास है कि भेड़ियों के हमले के पीछे कोई शैतानी ताकत भी हो सकती है, जिसके कारण वो छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर रहे हैं। जबकि वन विभाग ने ऐसे सभी दावों को गलत बताया है और कहा है कि आदमखोर बने भेड़ियों के पीछे कोई शैतानी ताकत नहीं, बल्कि इसके पीछे बहराइच के वन क्षेत्र में आई बाढ़ है। जंगलों में बाढ़ आ गई है, भेड़िया वहां रह नहीं सकते, इसलिए वो इंसान की बस्तियों की तरफ भाग रहे हैं और उन्हें अब रोकना बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आदमखोर भेड़ियों के इन हमलों के पीछे दो और बड़े कारण हो सकते हैं, जिनमें एक है कई गांवों में रात के समय बिजली न होना और भेड़िए ज्यादातर उन्हीं इलाकों में हमला कर रहे हैं जहां घना अंधेरा होता है और बिजली नहीं है। और अभी बहराइच के कुछ गांवों में बिजली न होने के कारण भेड़ियों ने वहां बच्चों और महिलाओं पर हमला करके उनकी हत्या की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन गांवों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने और रात के समय बिजली आपूर्ति को जारी रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब भी कुछ गांवों में रात के समय बिजली नहीं है और इसके कारण लोगों को अपने घर के बाहर खुले में सोना पड़ता है, जिससे भेड़ियों के लिए इन लोगों पर हमला करना आसान हो जाता है। तो लोगों की मजबूरी को आप समझिए, बिजली है नहीं, लोग बिजली ना होने के कारण मकानों के अंदर सो नहीं सकते क्योंकि बहुत गर्मी है, इस वजह से बाहर सोते हैं और जैसे ही बाहर अगर सोएंगे तो भेड़ियों का हमला बढ़ जाता है। बहुत सारे मकान देखिए यहां ऐसे हैं जिनमें दरवाजे तक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन गांवों में बहुत सारे घर ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया, यहां दरवाजे तक नहीं है और इसलिए अब लोग अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं। और हमारी टीम जब रात के समय इन गांवों में पहुंची तो वहां कैसे हालात थे और वन विभाग और पुलिस की टीम कैसे घात लगाकर इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चला रही है, वो आज आप हमारी इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो हमारी टीम ने कल की पूरी रात इन गांवों में बिताई है, लेकिन आपको रात बिताने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे आज देखिए कि इन गांवों में भेड़ियों का आतंक कैसे फैला हुआ है और कैसे लोग इनसे बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। घरों के बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सो रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 12 बजे का समय है और आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों के हमले हुए हैं। अच्छा, ये अलर्ट करने के लिए गाँव, ये अलर्ट करने के लिए हर गांव में जब निकलते हैं सायरन हम बजाते हुए निकलते हैं और गांव में पहुंच करके गांव में गश्त करके सारे लोगों की भेड़िया के संबंध में जो है गाँव जाने वाले लगभग ये जा रहे हैं। हम मनसापुरवा पीछे गांव में मनसापुरवा जा रहे हैं। महसी का ये पूरा इलाका है, पीछे पूरा सन्नाटा, पूरी प्लेन रोड और यहाँ पर ये गाड़ी
गश्त के लिए गांव में जा रही है और आज तक जो है अब इनके साथ भी कुछ मूवमेंट तय करेगा और जाएगा देखने पड़ताल करने की आखिर रात में, देर रात में जिस वक्त भेड़िए का हमला होता है उस वक्त यहाँ गांव में माहौल क्या है। रात का 12:30 का समय है और इस वक्त हम महासी इलाके से गांव की तरफ बहराइच के बढ़ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो कैमरामैन नीरज आपको विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। जो आदेश दिए गए थे धरातल पर वो शून्य नजर आ रहे हैं। जरूर आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, सायरन बजा रही है, गांव वालों को अलर्ट कर रही है कि सजग रहें, सतर्क रहें, भेड़िया गांव में हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट की कहानी है वो कुछ गुमशुदा नजर आ रही है। आगे भी चलेंगे, तफ्तीश जारी रखेंगे। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गांव है जहां अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं जो चर्चा थी, यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं और इनके घर में भी अभी आप देखिए रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। घरों के बाहर मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं। सभी अपने घरों में दरवाजे बंद करके ही सोए, खासतौर से अपने बच्चों को घर के अंदर ही लेकर सोए। रात का लगभग 1:30 बजे का समय है और अगर आप गांव की तस्वीर देर रात की देखते हैं, जो दावे किए गए, जो राशि दी गई, लाइट्स लगेंगी गांव में, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो गांव में आपको एक भी लाइट नजर नहीं आएगी। ऊपर बड़े बड़े तार बिछे हुए हैं लेकिन लाइट्स नहीं है। इधर का घर देखिए, तार ही तार हैं लेकिन कहीं पर आपको कोई भी लाइट नजर नहीं आएगी। ग्रामीण खड़े हैं, क्यों यहाँ पर आप लोग के लाइट नहीं लगाई गई? लगाई गई रहा, जलत नहीं है। लगभग रात में 2 सवा 2 बजे का समय और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर जो लोग सो रहे हैं उनको हटा रहे हैं और लगातार एक तरह से बता रहे हैं कि जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, आप बाहर मत सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं, साथ में सो रहे हैं, भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये देखिए ये खड़ंचा रखे हुए हैं। क्यों, इसका क्या क्यों रखा है इसको यहाँ पे? हमारे बस का भेड़िया को हाँ सोएंगे पर बाहर ही। बार सोई तो बाहर, लेकिन जागी थे बराबर। ये तस्वीरें यहाँ गांव की हैं, ये देखिए महिला भी हैं, ये भी बाहर सो रही हैं। लगभग आपको समय मैंने बताया और इस वक्त लगातार सायरन से जो है दरवाजा बंद करके सोइए। जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है, तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। स्टिक्स और ये टॉर्चेस हाथ में है, माइक से लगातार जो है वो पुलिसकर्मी बता रहे हैं लोगों से कि आप अंदर जाइए, अंदर सोइए जाकर। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ दरवाजा नहीं है, दावे हैं दरवाजे नहीं है। 20-25 लाख रुपए सैंक्शन होता है कि हर घर में दरवाजा लगेगा, लेकिन आप जब घरों में आते हैं तो आपको कोई भी दरवाजा यहाँ पर नजर नहीं आता है। और ऐसे में भेड़िए के लिए शायद आसान हो जाता है कि वो आकर हमला करे। आप लोग के यहाँ दरवाजे नहीं लगाए गए हैं? अंदर कमरे में लगे हैं। आप लोग तो बाहर सो रहे हैं ना, पर तो बारिश हो रही थी तो बाहर वाला गिर गया। ये भी तो आ सकता है ना बाहर से। तो आ सकता है, बच्चे अंदर सोते हैं। अब लाइट नहीं थी तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती रही यहाँ पर। तो लाइट की वजह से आप बाहर सो रहे हैं? हाँ, लाइट की वजह से हम नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही है। ये घर है इनका, यहाँ इनका एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीर आपको। ये स्विच ऑन है। ये कहानी है रात की बिजली की। आपने एक निर्देश देखा होगा जिसमें कहा गया था कि कुछ भी करें रात में इन गाँव में लाइट दें, कटिंग करनी है दिन में करें, लेकिन यहाँ मैं सब कर रहा हूँ लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो बहराइच के गांव का हाल कुछ यूं है कि लगभग 2:45 बजे का समय है और यहाँ अंधकार है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट ही नहीं है, यहाँ बिजली आ ही नहीं रही है।
आप अगर तस्वीर सामने की देखें तो उस स्ट्रीट लाइट से आपको अंदाजा लगेगा, इस पर जो लिखा है उस पर गौर डालिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है सोलर स्ट्रीट लाइट। कब लगी? 18-19 में, लेकिन ये बंद पड़ी है। ऐसा लगता है कि जब ये लगी उसके बाद से यहां जली ही नहीं है। देर रात का समय है और हम महासी के पास हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह के तमाम ई रिक्शे देर रात चलाए जा रहे हैं जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। सब लोग अंदर सोआ जाए, जहां तक हो सके दरवाजा बंद करके सोआ जाए और बच्चन का तो बिल्कुल अंदर रखा जाए। बाहर उनका कतई सूरज ढले के बाद में भैया बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि बच्चे जो अपन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कर्मचारी बैठे हैं, ये सब कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। यहाँ आइए हमारे साथ। एक एम्बुलेंस आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तैयार खड़ी है। सामने देखिए, ये एम्बुलेंस जो है ये CHC पर तैनात खड़ी है कि अगर रात में भेड़िए का हमला होता है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो ये एम्बुलेंस तुरंत उस पेशेंट तक जाए, उसको लेकर यहाँ है जिससे उसका उपचार हो सके। गांव पर छोटी बच्चियों पर, बच्चों पर हमले हो रहे हैं। 10 मौतें कुल हो चुकी हैं। वो तस्वीर आपको दिखाने हम उस इलाके में आए हैं जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं भेड़िए छुपे हैं। अगली तस्वीर कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे इस पूरे जगह की। आप देखिए यहाँ पर पानी भी है और पीछे लंबे लंबे गन्ने की खेती भी है। ये वो इलाके हैं जो भेड़िए के लिए सबसे बेहतर साबित होते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए गन्ने के खेत हैं, तमाम बड़े बड़े फसलें यहाँ पर लगे हैं और भेड़ियों को छुपने के लिए शायद सबसे आसान जगह यही मालूम पड़ती है। इतनी बड़ी बड़ी फसलें इस गांव में हैं तो वहां तो भेड़िया कहीं भी छुप सकता है, कहीं भी छुप सकता है। और सब लोग किसान जो है खेत में जाना बंद कर दिया है और ट्रैक्टर से निगरानी कर रहे हैं आप लोग गाँव की? हाँ, ट्रैक्टर से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, रात रात हम लोग निगरानी कर रहे हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट देखने के बाद जो हमने एक पूरी रात, कल की रात वहां बिताई उन गांवों में, आपको ये देखकर समझ में आया होगा बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिनमें दरवाजा है ही नहीं। ये गरीबी की वजह से लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि दरवाजा अपने मकान में लगवा सके। दूसरी बात क्या है, इन इलाकों में बिजली ही नहीं है। ये गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, पंखा ज्यादातर मकानों में नहीं होगा और बिजली नहीं होने की वजह से अगर पंखा है भी तो आप पंखा चला नहीं सकते। ऐसे में आप मजबूर हो जाएंगे कि आप घर से बाहर सोएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सारे लोग बेहद गरीब लोग हैं। गरीबी एक अभिशाप तो है ही, गरीबी अपने आप में एक जाति भी है और जब आप गरीब होते हैं तो नेता भी आपको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते, क्योंकि गरीब जो है उसकी कोई ज्यादा ताकत नहीं होती, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए सरकारें भी उन्हें नजरअंदाज कर देती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अगर वो हमें देख रहे हैं, अगर उनका दफ्तर, उनकी टीम हमें देख रही है, जरूर देख रहे होंगे, उनकी टीम में से कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, उनसे हम ये कहना चाहेंगे, उन्होंने इंतजाम तो बड़े अच्छे किए, पुलिस वालों को तैनात कर दिया, पुलिस सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम कर रही है, उन्होंने वन विभाग को भी बड़ा सक्रिय कर दिया, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस को भी वहां पर तैयार रखा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन्हें इस बात की जांच जरूर करवानी चाहिए कि इन गांवों में बिजली कैसे नहीं आ रही थी। हो सकता है उनके अफसर उन्हें यही बताते होंगे कि इस पूरे इलाके में बिजली आ रही है, 24 घंटे आ रही है, नहीं तो कम से कम रात को तो जरूर आ रही है। लेकिन जब हमारी टीम वहां गई तो रात में बिजली नहीं आ रही थी और ये गांव अंधकार में डूबे हुए थे, जिससे सुरक्षा को लेकर और ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय को, मुख्यमंत्री को, उनकी टीम को यह जरूर देखना चाहिए कि बिजली यहां पर क्यों नहीं आ रही है, और अगर बिजली की ऐसी कमी है उत्तर प्रदेश में और 24 घंटे बिजली नहीं दी जा सकती है, तो फिर आप दिन में बिजली काटकर कम से कम कुछ समय के लिए रात में बिजली की आपूर्ति जरूर कीजिए, क्योंकि रात में बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस समय, अगर आपको भेड़ियों को रोकना है तो। अब देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां हर मुद्दे पर राजनीति होती है और इस समय सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच। और आज अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज यह चुनौती दी है कि वो बुलडोजर के चुनाव चिन्ह पर अपनी एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव में
लोगों को एक बार जीत कर दिखा दें। तो अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ये चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि आप बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी छोड़कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाइए, उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखिए और फिर जीत कर दिखाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है, आप भी एक बार पढ़ पाएंगे। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपका भ्रम टूट जाएगा और घमंड भी टूट जाएगा। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी तो पड़ेगी ही। तो ये एक इशारा भी है अखिलेश यादव का और चुनौती भी है। और वो कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की स्थिति अच्छी नहीं है, एक ना एक दिन तो उन्हें अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, यानी बीजेपी को छोड़ना पड़ेगा। और अच्छा यह है कि वो अभी अपनी अलग पार्टी बना लें, बुलडोजर को अपना चुनाव चिन्ह बना लें और फिर देखें कि चुनाव में वो कहां खड़े हैं। उनका यह भी कहना है कि जिस दिन योगी ऐसा करेंगे उस दिन उनका सारा भ्रम टूट जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की स्थिति बीजेपी में इस समय ठीक नहीं है और उन्हें आज नहीं तो कल अपनी पार्टी अलग बनानी पड़ेगी। अब अखिलेश यादव ने ये बातें योगी आदित्यनाथ के उस बयान के जवाब में लिखी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार की तुलना बहराइच के भेड़ियों से की थी और कहा कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ सेट नहीं हो सकते और माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले कभी बुलडोजर नहीं चला सकते। और वो ये भी कहते हैं कि एक जमाने में यहां भी वैसा ही आतंक था जैसा बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। असल में जब से लोकसभा के चुनाव आए हैं, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें मिली, तब से लगातार विपक्षी पार्टियां ये अटकलें लगा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। बीजेपी जो 240 पर सिमट गई इस बार, उसके पीछे बीजेपी के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ को दोषी मान रहे हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो बीजेपी कम से कम अपने दम पर 272 तक तो पहुंच ही जाती। और विपक्षी नेता ऐसी अटकलों पर बार बार बयान देकर इस मुद्दे को और ज्यादा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि आज नहीं तो कल योगी आदित्यनाथ को बीजेपी छोड़नी पड़ेगी और अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, जैसे कि अखिलेश यादव ने आज कहा। अब देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपने दम पर 33 सीटें मिली हैं और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। यानी इस समय समाजवादी पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। अगर हम विपक्ष में भी देख लें तो विपक्ष में समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के बाद, जिसके 37 सांसद हैं। इससे साफ ये होता है, साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव का जो कद है वो अब उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है और आज वो सीधे योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती देने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके पीछे 37 सीटों की ताकत है और जब लोकसभा सीटों की ताकत आ जाती है तो नेता अपने आप हमलावर हो जाता है। नेता और नेता के जो समर्थक हैं उनके अंदर भी अपने आप ताकत आ जाती है हमला बोलने की। और इसीलिए अब आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों के बाद से चाहे वो राहुल गांधी हों या वो अखिलेश यादव हों, ये कहीं ज्यादा आक्रामक हो गए हैं क्योंकि इनकी सीटें पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई हैं।
राहुल गांधी की बात हो ही रही है तो अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की जाति वाली राजनीति कहां पहुंची और इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आज आपके लिए करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अब वो जाति के मुद्दे को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना देंगे और आजकल वो जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सबसे पहले जाति का मुद्दा उठाते हैं। अपने हर वीडियो और कार्यक्रम में जातियों के मुद्दे को वो खुलकर उठा रहे हैं। राहुल गांधी का एक नया वीडियो आया है और इस वीडियो में राहुल गांधी ने भारतीय रेलवे के रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की है, जिसमें वो इन भारतीय रेल के कर्मचारियों से कहते हैं कि रेलवे में भी जातियों का सिस्टम बना हुआ है, जिसमें निचले स्तर के उपेक्षित कर्मचारी महादलित जैसे हैं और बड़े पदों पर काम करने वाले अफसर राजा और महाराजाओं के जैसे हैं। तो देखिए, वो रेलवे के ट्रैक्स पर काम करने वाले कर्मचारियों से मिले और यहां भी उन्होंने यही कहा कि आप लोग भारतीय रेल में महादलित के जैसे हैं। जरा देखिए। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवे को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा। ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। रेलवे के महादलित हो आप। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही। और सेफ्टी आप मेंटेन करते हो। राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि यह व्यक्ति लिखता है कि वो सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर काम करता है और इस हिसाब से वो कौन सी जाति का हुआ, वो पिछड़ा है, महादलित है या आदिवासी है। यह व्यक्ति पूछ रहा है राहुल गांधी से कि बताइए राहुल गांधी जी, मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर हूं, इस हिसाब से मेरी जाति क्या हुई, पिछड़ा, अति पिछड़ा या आदिवासी। तो इस तरह की बातें लोग अब राहुल गांधी के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर जातियों का मुद्दा उठाते हैं और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अपने किसी वीडियो में या भाषण में जातियों का मुद्दा उठाया हो। इस समय राहुल गांधी अपने लगभग सभी वीडियोज में और भाषणों में जातियों का मुद्दा उठाकर इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो लोगों के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश में लोगों को सारे मुद्दे छोड़कर सिर्फ जातियों के मुद्दे पर बात करनी चाहिए और जातियों के हिसाब से अपना हक मांगना चाहिए। और ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सारी समस्याओं की जो जड़ है वो जाति व्यवस्था है। आज अगर आप राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आजकल राहुल गांधी जब लोगों से मिलते हैं तो वो हर व्यक्ति के अंदर एक असंतोष खोजते हैं। देखते हैं कि ये व्यक्ति कहां पर असंतुष्ट है, कहां पर गुस्से में बैठा हुआ है, उसकी परेशानी तो जानते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन वो असंतुष्ट कैसे हो सकता है ये देखते हैं और उन्हें बताते हैं हर व्यक्ति को कि भाई उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी जब जाते हैं तो लोगों को एक हिसाब से भड़काने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों को सत्ता के प्रति, इस देश की व्यवस्था के प्रति गुस्सा आए, क्रोध आए और फिर ये लोग उस असंतुष्ट होने के नाते, क्रोध के नाते राहुल गांधी की तरफ आ जाएं और राहुल गांधी फिर उन्हें एक तरह का लालच देते हैं कि आप हमें वोट कीजिए, हमारी सरकार बनवाइए तो आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जब लोगों से मिलते हैं तो वो उन्हें शाबाशी के साथ भविष्य की उम्मीद देने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और उनका प्रयास राहुल गांधी से बिल्कुल अलग होता है। और असल में अगर आप देखें तो यही फर्क होता है विपक्ष के नेता में और सत्ताधारी नेता में। सत्ताधारी नेता यह बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे भी सब कुछ अच्छा चलेगा, और विपक्ष का नेता यह बताता है कि ना तो पहले कुछ अच्छा था, ना आज कुछ अच्छा है और ना आगे भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। जब तक हम नहीं आएंगे सत्ता में तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। हमारे देश में यह मान लिया गया है कि नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेताओं का काम लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का ही होता है। और इसलिए जब राहुल गांधी लोगों में यह असंतोष खोज कर लाते हैं और उन्हें यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है, तो इसे पूरी तरह से हमारे देश की राजनीति के हिसाब से गलत नहीं माना जाता। जबकि नेता प्रतिपक्ष के नाते ये उनका कर्तव्य नहीं होना चाहिए
उन्हें तो इस संवैधानिक पद पर होते हुए लोगों को ऐसी उम्मीद देनी चाहिए जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास और मजबूत हो और वो लोगों के असंतोष को सरकार तक भी पहुंचा सके और सरकार को ये कह सकें कि उसे किन किन क्षेत्रों में और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ जाति की बात करके जाति जनगणना पर राजनीति करना ये देश के लिए, देश के समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्हें थोड़ा सा टोन डाउन होने की जरूरत है, उन्हें अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है और उन्हें यह बताने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी तो देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कर रहा हूं और हम दोनों ही आपके नेता हैं। हमारे देश के लोगों को असल में एक ऐसे ही नेता का इंतजार है जो सिर्फ ये ना सोचे कि मैं चुनाव जीतकर सत्ता में कैसे आ सकता हूं, जो अगर सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा कर सके और अपनी ही पार्टी ने अगर कुछ गलत काम किया है तो उसकी आलोचना भी कर सके। क्या ऐसा न्यूट्रल नेता हमारे देश को कभी मिलेगा? और हमारे देश के लोगों को उसका आज भी इंतजार है। अब हम आपको आज की सबसे अच्छी तस्वीर दिखाएंगे, आप इसे पिक्चर ऑफ द डे भी कह सकते हैं, और यह तस्वीर आई है सिंगापुर से। इस तस्वीर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ऐसे लगा रहे हैं जैसे दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। आप देखिए, लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री मोदी से 22 वर्ष छोटे हैं, वो 51 साल के हैं और प्रधानमंत्री मोदी 73 वर्ष के हैं। और आज इन दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री के आवास पर एक डिनर किया, उसकी तस्वीरें भी आज आप देख रहे हैं। और इससे पहले सिंगापुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल बजाकर उनका अभिनंदन करने आए लोगों को धन्यवाद दिया था और एक महिला से उन्होंने आज राखी भी बंधवाई। आज दोनों नेताओं के बीच क्या क्या हुआ, सिंगापुर में क्या क्या हुआ, आप जरा देखिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत सिंगापुर से क्या सीख सकता है और भारत के बाद आजाद होने वाला देश सिंगापुर इतने कम समय में दुनिया का सबसे अमीर देश कैसे बना। सिंगापुर की यह कहानी आज भारत के हर व्यक्ति को ध्यान से सुननी चाहिए। आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। वर्ष 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ था और इसके बावजूद आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 129वें स्थान पर हम हैं, जबकि भारत से 18 वर्षों के बाद 1965 में आजाद होने वाला सिंगापुर सबसे अमीर देशों की सूची में आज चौथे स्थान पर है। भारत 129वें स्थान पर है, सिंगापुर 104 स्थान पर है और हमसे 18 साल के बाद सिंगापुर आजाद हुआ था। सिंगापुर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे जबरदस्ती आजाद किया गया था। सिंगापुर में इतनी गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक तनाव था कि मलेशिया ने वर्ष 1965 में जबरदस्ती सिंगापुर को अपने से अलग करके आजादी देकर उसे एक आजाद देश घोषित कर दिया था। उस समय सिंगापुर के सबसे बड़े नेता थे ली कुआन यू।
जो इस आजादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और उन्होंने ही सिंगापुर का मलेशिया में विलय करवाया था। यानी मलेशिया और सिंगापुर पहले एक ही देश थे। ली चाहते थे कि उनकी पार्टी मलेशिया के आम चुनावों में हिस्सा ले, यानी वो पूरे देश के आम चुनावों में हिस्सा ले, जबकि मलेशिया के नेता सिंगापुर को बड़ी हीन भावना से देखते थे और सोचते थे कि वो सिंगापुर को कभी भी अपनी राजनीति का हिस्सा बनने नहीं देंगे। जिस समय सिंगापुर आजाद हुआ उस समय ली कुआन यू की आंखों में आंसू थे, वो बड़े दुखी थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सिंगापुर की आजादी से 4 सबक सीखकर उसे दुनिया का एक बहुत सफल और अमीर देश बना दिया। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पाया? असल में सिंगापुर की जो समस्याएं थी वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसी भारत की थी। सिंगापुर भी भारत की तरह बड़ा गरीब था, वहां पर भी बहुत भ्रष्टाचार था, सांप्रदायिक तनाव था। फिर उन्होंने क्या किया, जरा देखिए। पहला सबक यह था कि आपकी किस्मत आपके सिवा कोई और नहीं बदल सकता। जब मलेशिया ने सिंगापुर को आजादी दी और ब्रिटेन ने भी अपने सैनिकों को सिंगापुर से वापस बुला लिया, तब ली ने सिंगापुर में बड़े बड़े बदलाव किए। वो इस बात को जानते थे कि सिंगापुर के पास बाकी देशों की तरह ऐसे प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिन्हें बेचकर वो अपनी गरीबी को मिटा सके। इसलिए उन्होंने सिंगापुर को दुनिया का सबसे आधुनिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला किया, यानी औद्योगिकरण का फैसला किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर दुनिया के अलग अलग देशों की कंपनियां, बड़ी कंपनियां सिंगापुर में अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगी तो वो उन्हें टैक्स फ्री और टैक्स हॉलिडे जैसे लाभ देंगे, जो कि उस वक्त बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। उस समय टैक्स हॉलिडे का कॉन्सेप्ट एकदम नया था, नया आइडिया था, जिसमें सिंगापुर की सरकार कह रही थी कि जो बड़ी कंपनियां वहां आकर काम करेंगी उन्हें 3 से 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। और यह स्कीम 1 से 2 वर्षों में सुपरहिट हो गई और सिंगापुर में देखते ही देखते 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों की फैक्ट्रियां खुल गईं, जिनसे 32,000 नई नौकरियां पैदा हो गई। और आजादी के सिर्फ 5 वर्षों में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि सिंगापुर के हर व्यक्ति को नौकरी और रोजगार मिल गया और वहां बेरोजगारी पूरी तरह से समाप्त हो गई, सिर्फ आजादी के 5 से 6 साल के अंदर। दूसरा सबक यह था कि अपने नागरिकों को इतना स्किल्ड और काबिल बनाओ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें नौकरी देने के लिए खुद मजबूर हो जाए। जब सिंगापुर के हर नागरिक के पास रोजगार था, तब ली कुआन यू ने इस बात को महसूस किया कि उनके देश के लोग नौकरियां तो कर रहे हैं, लेकिन इन नौकरियों में किसी खास हुनर की आवश्यकता नहीं है और वो ऐसे उत्पादों का निर्माण करते जिससे न तो सिंगापुर को ज्यादा लाभ हो रहा है और ना ही लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। इस तरह का काम वहां पर हो रहा था क्योंकि लोग स्किल्ड नहीं थे। और यही सोचते हुए ली ने सिंगापुर में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को स्थापित करने का फैसला किया, यानी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और अपने लोगों को स्किल्ड बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम शुरू किए। और इन प्रयासों के कारण सिंगापुर में कुछ ही वर्षों के बाद कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से लेकर दूसरे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का निर्माण होने लगा और इससे लोगों की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी। यानी सिंगापुर से भारत सीख सकता है कि युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने के लिए उनकी जातियां जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें स्किल्ड बनाने की जरूरत है। हमारे नेता कहां गलती कर रहे हैं? वो रोजगार देने के लिए पहले जाति पूछ रहे हैं। जाति नहीं, स्किल पूछिए, काबिलियत पूछिए, ये पूछिए कि ये लोग क्या कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आज इलॉन मस्क जैसे किसी व्यक्ति की बड़ी कंपनी, मान लीजिए टेस्ला, भारत के 10 राज्यों में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहें, तो क्या इन फैक्ट्रियों के लिए टेस्ला जैसी कंपनी को भारत से योग्य और काबिल कामगार मिल पाएंगे? क्या हमारे लोगों में इतना स्किल सेट है कि वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर सकें, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर सकें? और यही सवाल एक जमाने में सिंगापुर के सामने था, जिसके बाद उसने अपने लोगों को स्किल्ड बनाया, काबिल बनाकर उन्हें सशक्त किया। तीसरा सबक यह है कि अगर आपको दुनिया की सहानुभूति चाहिए तो अपनी गरीबी को हथियार बनाओ, और अगर आपको दुनिया को आईना दिखाना है तो अपनी गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़कर इसे समाप्त कर दो। सिंगापुर में बड़ी बड़ी कंपनियों के आने के बाद भी देश की एक बड़ी आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती थी और इन झुग्गी बस्तियों को अमीर देश बहुत हीन भावना से देखते थे। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए ली ने वर्ष 1960 में एक हाउसिंग बोर्ड बनाया था, जो शुरुआत में तो इतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन आजाद होने के बाद जब आर्थिक हालात सुधरे तो सिंगापुर में झुग्गी बस्तियों की जगह रिहायशी इमारतें बनाई गई, बिल्डिंग्स बनाई गई, और इन बिल्डिंग्स में उन लोगों के रहने के लिए फ्लैट्स बनाए गए जो झुग्गियों में रहते थे। और सरकार ने ये फ्लैट्स लोगों को खैरात में नहीं बांटे, बल्कि सरकार ने लोगों से इस तरह से पैसा लिया
जिससे लोगों को यह लगे कि उन्होंने अपनी किस्मत को खुद बदला है और यह घर उन्हें उनके परिश्रम और उनके अपने पैसे से, अपने मेहनत से मिले, यानी उनके अंदर एक स्वाभिमान जागे। चौथा सबक ये कि अगर लोगों को बांटकर शासन किया जाए तो नेताओं का भला होता है, लेकिन अगर लोगों को जोड़कर राज किया जाए तो उससे पूरे देश का और जनता का भला होता है। आजादी के समय सिंगापुर का समाज अलग अलग समुदायों में बटा हुआ था, बिल्कुल भारत की तरह, जिनमें एक समुदाय चीन से आए लोगों का था, दूसरा मलेशिया के लोगों का था, तीसरा समुदाय भारत से आए लोगों का था, और ये सभी समुदाय एक दूसरे से काफी बटे हुए थे, कटे हुए थे, और ये अलग अलग गुट बनाकर रहते थे। जैसे चीन से आए लोग एक खास इलाके में रहते थे और मलय और भारतीय मूल के लोग बाकी के इलाकों में रहते थे, और कभी भी ये सारे समुदाय किसी मुद्दे को लेकर एकजुट नहीं होते थे, इनमें कोई एकता नहीं थी। ली चाहते थे कि वो सिंगापुर के इस बटे हुए समाज को और बांटकर अगर वो चाहते तो बड़े आराम से अपनी सरकार चला सकते थे। अगर वो इनका और बंटवारा करते, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते, इन्हें अलग अलग जातियों की तरह बांटकर इन्हें एक दूसरे के सामने खड़ा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अलग अलग समुदायों को सांस्कृतिक रूप से और स्कूलों में एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की, जिससे सिंगापुर का बटा हुआ समाज एकजुट हो गया। और इसकी शुरुआत उन्होंने उनके बचपन से की, स्कूलों से की, और आज सिंगापुर में लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद वहां का समाज विभाजित न होकर जुड़ा हुआ है, और यह चीज भारत के नेता भी सिंगापुर से सीख सकते हैं। पांचवा सबक ये, आजादी का अर्थ सिर्फ सीमाओं के आजाद होने से नहीं होता, बल्कि अगर कोई देश भ्रष्टाचार से आजाद नहीं है, असमानता से आजाद नहीं है, गरीबी से आजाद नहीं है, भेदभाव से आजाद नहीं है, नशे से आजाद नहीं है, और अगर किसी देश के नागरिक अनुशासित नहीं है, तो वो देश कभी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता। और सिंगापुर इन्हीं सारी समस्याओं से आजाद होकर आज दुनिया का इतना सफल और अमीर देश बना है। इसके अलावा सिंगापुर ने स्वच्छता के महत्व को समझा, ऐसे कानून बनाए जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। सिंगापुर में लोग च्युइंगम नहीं खा सकते। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक टॉयलेट में फ्लश नहीं करता तो उस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना है। जुर्माना न देने पर जेल की सजा है, और सड़क पर थूकने पर और कचरा फैलाने पर भी वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। और सिंगापुर में आप कबूतर और दूसरे पक्षियों को दाना नहीं डाल सकते, किसी दूसरे व्यक्ति के वाईफाई से अपने इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सारे नियम सिंगापुर में इसलिए बने ताकि लोगों को अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ का सही अर्थ समझ में आए। लेकिन सोचिए, क्या भारत को सिंगापुर बनाने के लिए हमारी सरकार, हमारे देश के नेता, इनमें से कोई भी कानून क्या इस देश में लागू कर सकते हैं? क्या हमारे देश के लोग ऐसे नियमों का अनुशासन से पालन कर सकते हैं? मान लीजिए सरकार ने कर भी दिया, हमारे देश के लोग मानेंगे? कड़वा सच ये है, हमारे देश में लोग च्युइंगम को खाकर ट्रेन और बस की सीटों के नीचे चिपकाकर चले जाते हैं। पब्लिक टॉयलेट में लगे नल और टोटी को कई बार चुरा कर ले जाते हैं। भारतीय रेल में जो सामान लगा होता है उसे चुरा कर ले जाते हैं। और अब तो राजधानी दिल्ली में सरकारी शौचालय की बिजली चुराकर ई रिक्शाओं की चार्जिंग हो रही है। तो भारत में कितनी बेईमानी है निचले स्तर पर, वो आप देख लीजिए। एक और उदाहरण, आज कतर एयरवेज के बाद सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी एयरलाइंस मानी जाती है। सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। वर्ष 1972 में जब इस एयरलाइंस की शुरुआत हुई तब सिंगापुर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, गरीब देश था। उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि एक दिन इस तरह का एक गरीब देश, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तीसरी दुनिया का देश, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन लॉन्च कर पाएगा। लेकिन सिंगापुर ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को कर दिखाया, और इसलिए आज भारत सिंगापुर से बहुत कुछ सीख सकता है। आज आप भारत के एयर इंडिया को देख लीजिए। एयर इंडिया को लेकर आपको सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं सुनने को मिलती हैं। एयर इंडिया की सर्विसेज कितनी खराब है अब हम कह नहीं सकते, अब तो टाटा ने उसे खरीद लिया है। लेकिन जब तक एयर इंडिया सरकार के पास थी, एयर इंडिया का क्या हाल था आप सब जानते हैं। लेकिन एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस में जरा आप तुलना करके देखिए, और सिंगापुर ने इतना गरीब देश होते हुए भी कैसे दुनिया को यह बताया कि अगर वो चाहें तो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। और सिंगापुर एयरलाइंस में उन्होंने इनोवेशन किया और लोगों को बताया कि कैसे एयरलाइंस को चलाया जाता है। सिंगापुर से पहले प्रधानमंत्री मोदी आज जो है वो ब्रुनई के दौरे पर भी थे। तो पहले वो ब्रुनई गए, फिर सिंगापुर गए, और ये पिछले 78 वर्षों में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला द्विपक्षीय दौरा है ब्रुनई का। ब्रुनई में पिछले 600 वर्षों से राजशाही परिवार का शासन है,
और इस समय सुल्तान हसनल इस देश के राजा भी हैं और वही प्रधानमंत्री भी हैं। और कल उन्होंने अपने शानदार शाही महल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया था। और जिस समय डिनर टेबल पर बैठे सुल्तान और उनके परिवार के लोग कुरान की आयत पढ़कर दुआ मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरह से अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। और आज इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जरा देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया उससे आप क्या समझ सकते हैं? कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, उस देश का मूल धर्म चाहे कुछ भी हो, अपने धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को यह बताया, चाहे वो कहीं चले जाएं, किसी भी धर्म के बड़े बड़े नेताओं के साथ क्यों ना बैठे हों, वो अपने धर्म को कभी नहीं भूलते। वो दूसरे के धर्म का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उतना ही सम्मान अपने हिंदू धर्म का भी करते हैं। और कभी भी वो दूसरे किसी नेता या धर्म या किसी देश के दबाव में नहीं आते और अपने धर्म को हमेशा सम्मान देते हैं, भूलते नहीं हैं और उसका हर परिस्थिति में वो पालन करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनई की उस मस्जिद का भी दौरा किया जिसका निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था। और आप उस मस्जिद की तस्वीरें भी आज जरा देखिए। आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपको और पूरे शाही परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो अभी हमने आपको प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे की तस्वीरें दिखा दी, ब्रुनई दौरे की तस्वीरें दिखा दी, लेकिन अब जरा ब्रुनई के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। ब्रुनई दुनिया के सबसे कट्टर मुसलमान देशों में से एक है, जहां वर्ष 2014 में शरिया कानून लागू हो चुका है और आज भी वहां लोगों को कोड़े मारकर और पत्थर मारकर अलग अलग अपराधों की सजा दी जाती है। और ब्रुनई में लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वहां पिछले 600 वर्षों से एक ही राजशाही परिवार का शासन है। और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों के नेता कभी द्विपक्षीय यात्राओं के लिए ब्रुनई
नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इस देश के दौरे पर इसलिए गए क्योंकि ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक हिस्सा है और इस नीति के तहत भारत हिंद और प्रशांत क्षेत्र में स्थित सभी देशों को साधने का प्रयास कर रहा है और इन देशों में ब्रुनेई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है, जिस पर चीन लगातार अपना दावा करता रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना इस बार जरूरी था। अब आप ये देखिए कि ब्रुनेई के सुल्तान को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में क्यों गिना जाता है और इन्हें अमीरों का सुल्तान क्यों कहा जाता है। 78 वर्ष के सुल्तान हसनल 2,80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 2,80,000 करोड़ रुपए इनके पास है, जो वर्ष 1980 तक ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे और अब भी वो दुनिया के 62वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सुल्तान हसनल सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में ब्रुनेई के राजा बन गए थे और अभी वो ब्रुनेई के प्रधानमंत्री भी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और विदेश मंत्री भी हैं, यानी सब कुछ वही है। सुल्तान हसनल के पास 41,000 करोड़ रुपए की 7,000 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें से 600 गाड़ियां रोल्स रॉयस हैं, 450 गाड़ियां फरारी हैं। सुल्तान हसनल दुनिया के सबसे बड़े रिहायशी महल में रहते हैं और ये 2 लाख वर्ग फीट के इलाके में फैला है और इसमें 1700 कमरे हैं, 257 बाथरूम्स हैं, 5 स्विमिंग पूल्स हैं और इस महल के कई हिस्सों में सोने के दरवाजे लगे हैं, सोने की खिड़कियां हैं, यहां तक कि बाथरूम का सामान भी सोने का है। सुल्तान हसनल के पास अपने 3 प्राइवेट जेट्स हैं, जिनमें से एक प्राइवेट जेट के मॉडिफिकेशन पर ही उन्होंने अलग से 3,366 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। यह उसकी तस्वीर है। इसके अलावा महीने में एक बार वो अपने बाल कटवाते हैं, यानी हेयर कट लेते हैं और इस हेयर कट पर 16 लाख रुपए खर्च होते हैं और उनका हेयर ड्रेसर लंदन से हर महीने ब्रुनेई आता है सिर्फ उनके बाल काटने के लिए। और सुल्तान के पास अपने खुद का एक प्राइवेट चिड़ियाघर है, जू है, जिसमें 30 बंगाल टाइगर्स हैं। वर्ष 1996 में जब सुल्तान हसनल ने अपने 50वें जन्मदिन की पार्टी की थी, तब इस पार्टी में दुनिया भर से 3,000 लोगों को बुलाया गया था और माइकल जैक्सन ने इस पार्टी में परफॉर्म किया था उनके जन्मदिन पर। आज के हिसाब से तब उन्होंने 215 करोड़ रुपए लिए थे और तब उन्होंने 215 करोड़ रुपए लेकर सुल्तान के बर्थडे पर परफॉर्म किया था। ये 1996 की तस्वीर है। 215 करोड़ रुपए कितने होंगे 1996 में, आप अंदाजा लगाइए। सुल्तान हसनल ने 3 शादियां की हैं, उनके 12 बच्चे हैं और उनका राजशाही परिवार पिछले 600 वर्षों से ब्रुनेई में शासन कर रहा है। ब्रुनेई की आबादी सिर्फ 4,90,000 है। सोचिए, सिर्फ 5 लाख। एक जमाने में यह देश बहुत गरीब था, लेकिन वर्ष 1929 में यहां कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया और इसके बाद ब्रुनेई कच्चे तेल और नेचुरल गैस को बेचकर आज दुनिया का 13वां सबसे अमीर देश है, जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय 29 लाख रुपए है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय 2,30,000 रुपए है। इसके अलावा ब्रुनेई में लोगों को अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता। वहां स्कूलों से लेकर कॉलेज तक सब में शिक्षा मुफ्त है और ब्रुनेई में युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए सारा खर्चा वहां की सरकार देती है और वहां अस्पतालों में एक बार डॉक्टर को दिखाने पर लोगों को भारतीय रुपए में सिर्फ 50 रुपए देने होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहां स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों को कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा। और ब्रुनेई में 79% मुसलमान हैं, 8.7% ईसाई हैं, 7.8% बौद्ध हैं और 14,000 भारतीय भी यहां पर रहते हैं। तो ये ब्रुनेई के बारे में कुछ आपके लिए आज एक्स्ट्रा जानकारी थी। और जमाना बदल चुका है, लेकिन लोग आज भी वैसे ही हैं। आप जिन पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, अक्सर आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं। नमस्कार।